आपकी आईपी गुप्ता राजनीति चमक जाए लेकिन पान समाज जो है वो हाशिए पर चला जाए। मान लीजिए कि 8-9% आगे आ जाएगा तो बाकी दलित समाज का आदमी विरोध नहीं करेगा, वो तो कहेगा ना कि मेरा हक मारने के लिए ये लोग आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चुनावी वर्ष है और सभी पार्टियां लगातार, आपको हमने कहा है, अपने हर खबर में कहा है कि अपनी अपनी जातियों को, अपने अपने समीकरण को एक लाइन में करने के लिए, गोलबंद करने के लिए अपना कमर कस ली है। और वैसे में एक बड़ा सवाल है कि चूंकि बिहार में जातीय समीकरण से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, जाति के आधार पर ही वोटिंग होता है। हर चौक चौराहे पर आप जाएंगे तो चुनाव का समय हो या वैसे हो, हर चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर आपको राजनीतिक चर्चा करते हुए लोग मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों के ब्लड में ही राजनीति है। वैसे में एक बड़ा सवाल आपके सामने आज छोड़े जाएंगे, उसी पर हम चर्चा करेंगे और आशा करेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमको बताइए कि क्या हमारी चर्चा सही दिशा में है, सही चीज है या कुछ और है। दलित राजनीति, दलितों को लेकर के लगातार राजनीति होते जा रही है। आज हमारा चर्चा का विषय ही रहेगा कि दलित राजनीति करने वाले नेता कहाँ हैं और उनका परिवार कहाँ है, और जिन दलितों की राजनीति वो कर रहे हैं आज़ादी के बाद से, उन दलितों की स्थिति बिहार में क्या है। दूसरा सवाल है कि बिहार में दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन है। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, जब चुनाव आता है तो अलग अलग राग हो जाता है। उसके बाद से आप देखते हैं कि किसी के दिखावे पर, किसी के बहकावे पर कोई खड़ा होता है और अंत में फैसला दो ही चीज में होता है, दो ही गठबंधन में होता है। जिस प्रकार से बिहार में एनडीए है और महागठबंधन, इन्हीं विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुमन जी है। सुमन जी, क्या कहेंगे सबसे पहले तो, बिहार में दलितों का नेता कौन है, आप किसको मानते हैं? दलितों का नेता आज के डेट में अगर बात की जाए तो दलितों का नेता, सबसे बड़ा नेता अगर कोई है तो वो है चिराग पासवान। चिराग जी जी। और अगर उसके बाद अगर हम बात की जाए तो मांझी जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिहार, मुसहर जाति में अपने एकमात्र नेता हैं और दलित के सभी समाज में उनकी पकड़ नहीं है, हाँ अपनी जाति में उनकी पकड़ है। लेकिन चिराग पासवान अगर आप बात करें तो उनकी भी मेन पकड़ पासवान समाज में ही है। लेकिन चिराग पासवान बिरादरी के अलावा जो अन्य दलितों में जातियां हैं उनमें, ओबीसी में और सवर्णों में, वो सभी में लोकप्रिय हो चुके हैं। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जो कि खगड़िया के एक छोटे से गांव से जिस प्रकार से निकल करके देश की राजनीति में, दिल्ली में बड़े पद पर बैठे, कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। उनका नारा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। एक बात आपको मानना होगा, क्योंकि चिराग पासवान का लगभग, जब वो सत्ता में नहीं थे, अब तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जब वो सत्ता में नहीं थे, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ थे और बिहार में आशीर्वाद यात्रा कर रहे थे, हम लोग ने उनकी हर खबर को दिखाया है। और एक बात कहना गलत नहीं होगा कि चिराग पासवान की सभाओं में, स्वर्गीय रामविलास पासवान की सभाओं से ज्यादा भीड़ जुटती थी, ज्यादा एग्रेसिव लोग थे, चिराग पासवान के प्रति पूरी तरह समर्थित लोग थे। और जब उस समय का आपको याद होगा कि लोग कहा करते थे कि पैसे से भाड़े की यह भीड़ है, लेकिन चिराग पासवान की सभाओं में जब हम लोग लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, रात में गांव में रहते थे, चिराग पासवान के साथ दिन भर जब हम लोग घूमते थे, तो यह हमने देखा है कि कहीं से कोई भाड़े की भीड़ नहीं थी। सब लोग समर्पित कार्यकर्ता थे और चिराग का जब काफिला निकलता था तो लगता था कि कोई बड़ा नेता जा रहा है। जी, जैसा कि आपने कहा कि देखिए, रामविलास पासवान की पहचान एक बड़े दलित नेता के तौर पर हुई थी। इसके साथ में ही अगर आप बात करते हैं तो चिराग पासवान भी एक दलित नेता के पुत्र के तौर पर ही जाने जाते थे। लेकिन जो उन्होंने अपना रोड पर संघर्ष किया, सड़क पर जो संघर्ष किया, जिस प्रकार से उनको बाहर कर दिया गया, उसके बाद में संघर्ष किया, संघर्ष करके काफ़ी आगे आए और अपनी जगह बनाई। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि वो सिर्फ आज के डेट में अपनी जाति के नेता नहीं रह गए हैं, अपनी जाति के बाहर भी उनका आधार रहा है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। माना जाना कि परिवार अब पार्टी टूटी तो इससे चिराग को फायदा हो गया, चिराग नेता बन गए। देखिए, उस समय तो उनको तकलीफ हुई होगी, लेकिन कहलाता है ना कि सोना भी जब आग में तपता है तो वो ज्यादा शुद्ध माना जाता है। देखिए, चिराग पासवान की बात मैंने की, इसके साथ में ही मैंने आपको जीतन राम मांझी की भी बात की। इसके साथ ही एक दलित नेता के तौर पर एक और व्यक्ति है जो उभरने का प्रयास कर रहा है। उस व्यक्ति का नाम है आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस नेता भी हैं। कांग्रेस नेता भी हैं, अपनी अलग पार्टी बनाने की भी अब बात कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से
चुनावी वर्ष है, 2025 अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाला है और हमने अभी पिछले अपने तमाम रिपोर्ट्स में दिखाया है कि जिस प्रकार से जब विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है तो कई सारे लोग और कई सारे संगठन सामने आ जाते हैं। क्यों आते हैं? कई किसी के लिए, कई अपने लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले तेली समाज की सभा करवाई गई थी आरजेडी के द्वारा, रणविजय साहू। भाजपा में बेचैनी हो गई, भाजपा ने भी तुरंत तेली समाज का सभा कराया। आपने देखा कुछ दिन पहले नागमणि ने अपनी कुशवाहा रैली किया, कोयरी आक्रोश रैली किया था, लाखों की भीड़ की बात की, सुपर फ्लॉप रैली थी। कुशवाहा मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे थे। नागमणि कुशवाहा ये लगातार कहा करते थे कि देखिए, हम जिसको चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। अब उनकी चाहत, भगवान उनको मुबारक दे, लेकिन उनकी चाहत से तो गांधी मैदान पूरा भरने के बाद छोड़िए 500 आदमी भी सही ढंग से, 500 आदमी भी नहीं था। उसके बाद में जीतन राम मांझी ने भी गांधी मैदान में सभा किया, तकरीबन 10,000 के आसपास हमने दिखाया। हालांकि उनके समर्थकों को काफी बुरा लगा कि हमने 10,000 ही बोला, हालांकि उनका दावेदारी तो 1 लाख से ऊपर की थी, लेकिन जो सच्चाई थी हमने उसको बताया। देखिए, इसके अलावा अभी आईपी गुप्ता घूम रहे हैं। देखिए, दलितों के नेता कहे जाते हैं, हालांकि उनके जमात को, उनकी जात को अब दलित से निकालकर ईबीसी में कर दिया गया है, जिस पर लगातार उन लोगों का संघर्ष रह रहा है कि नहीं, हमें वापस दलित कैटेगरी में आना है, हमारा समाज पिछड़ा है। देखिए, पान समाज की अगर आप बात करें तो पान समाज, सच्चाई है कि पान समाज के लोग बड़े सीधे साधे हैं, बड़े मेहनती हैं, बहुत मेहनती लोग हैं और समाज में वो अपने अंतिम मतलब निचले पायदान पर हैं। लेकिन जिस प्रकार से पान समाज को चर्चा की जा रही है कि हम 80 लाख, देखिए, जातिगत जनगणना हुआ ना, तो जातिगत जनगणना के बाद में जाति की राजनीति करने वाले लोगों के पांव के नीचे से जमीन चली गई, क्योंकि सच्चाई सामने आ गई। सच्चाई सामने आ गई। देखिए, मुकेश सहनी ने कहा कि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, हम 10% हैं, 12% हैं। नागमणि कहा करते थे हम 16% हैं, हम यादवों से भी ज्यादा हैं। तो इन लोगों की सच्चाई सामने आ गई। तो अब इन लोगों को, चूंकि देखिए, जनता जो है बहुत ही भोली भाली होती है। जनता, आप एक आम आदमी से पूछिए ना कि तुम्हारे मोहल्ले में कितने लोग हैं, वो बेचारे नहीं बता पाएंगे, और आप पूरे बिहार में अपनी जाति के लोगों को बताना चाहते हैं। अच्छा, पान समाज के नेता का यह भी कहना है कि हमारे में कई उपनाम हैं। किस जाति में उपनाम? सभी जातियों में। मैं जान के ताज्जुब कर गया कि राजपूत जाति में भी राय टाइटिल के लोग हैं। आप देखिए, झारखंड में सरयू राय राजपूत जाति के हैं, ठीक है। आप ब्राह्मणों में जाइए, तिवारी, मिश्रा, सभी जातियों में, भूमिहारों में टाइटल से आप किसी की जाति, यादव में जाइए, क्या यादव और केवल यादव और राय लिखते हैं? अरे प्रसाद लिखते हैं, सिंह लिखते हैं, कई तरह का उपनाम रखते हैं। तो जिस प्रकार से आईपी गुप्ता लगातार, मुझे लगता है कि अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि गुमराह शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं मैं उसको भी स्पष्ट करना चाहूंगा। वो अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सबसे पहला तो जो जातिगत जनगणना में आंकड़ा आया है कि तकरीबन 22 लाख के आसपास में उनकी आबादी है, लेकिन कुछ लोग उनको न जाने किस तरीके से बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, या जो भी बात कह रहे हैं अपने समाज के लोगों को, या ये भी हो सकता है कि अपने समाज के लोगों को संगठित करने के लिए भी झूठ बोल रहे हो, या वो खुद दिग्भ्रमित हो। लेकिन सरकारी आंकड़ा जब आ गया तो उसके बाद में भ्रम की स्थिति नहीं होनी, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन आप 22 लाख को सीधे 80 लाख कर रहे हैं। यानी आपका कहना है कि आप बिहार में सेकंड सबसे बड़ी जाति, जो दूसरी सबसे बड़ी जाति, क्योंकि सभी को पता है कि यादवों का वोट बैंक करीब, यादवों की आबादी 14.26% है, और अगर आप 80 लाख कहते हैं तो दूसरे नंबर पर पासवान बिरादरी के लोग आते हैं। 69,43,000 के आसपास में उनकी आबादी है। तो आप अगर दूसरी आबादी कहते हैं तब तो 80 लाख है, तब तो दूसरी आबादी होगा, तो दूसरी आबादी है। अच्छा, इसके अलावा एक दो बात गलत बोली जाती है इन लोगों की तरफ से कि हमारा कोई विधायक नहीं है। हमारा विधायक नहीं मतलब आपके जानकारी में कोई नहीं है, आपकी पार्टी से आपके समर्पित कोई नहीं है। हमारी अभी कुछ देर पहले ही चंद्रभाष चौपाल से, जो मधेपुरा के सिंधेश्वर के विधायक हैं, उनसे हमने स्पष्ट तौर से फोन करके पूछा, देखिए कि सर, लगातार कहा जाता है कि आप पान समाज के अंग नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि किसने कहा, किसका कहना है, मैं किस जाति का हूं ये दूसरे निर्धारित करेंगे क्या? उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि मैं पान समाज का आदमी हूं। अच्छा, देखिए, एक चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज जो 2-3 बातें मुझे लग रही है, देखिए, दलितों की राजनीति करने वाले लोग आज कहां हैं? दलितों की राजनीति करने वाले लोग अब हेलीकॉप्टर पर घूमकर दलित राजनीति करेंगे। देखिए, पान समाज का अगले महीने
गांधी मैदान में रैली होने वाली है 13 अप्रैल। उस रैली में कहा जा रहा है कि जेपी आंदोलन का रिकॉर्ड टूटेगा और 10 से 15 लाख लोग जुटेंगे। तो 10 से 15 लाख लोग जुटेंगे, इसका मतलब गांधी मैदान तो भरेगा ही भरेगा, आसपास का रोड भी भर पूरा पटना जाम हो जाएगा। तो जिस दिन वो रैली होगी हम उस रैली को भी कवर करेंगे और हम ये जरूर दिखाएंगे कि गांधी मैदान कितना भरा है और आईपी गुप्ता के दावों में कितनी सच्चाई है। हमारे 1 मिनट आ रहे हैं, जैसे आपने कुशवाहा का दिया कि नागमणि जी ने किया, नागमणि जी के पिताजी भी बिहार के बड़े कुशवाहा के नेता थे, लेकिन जब बड़ा बड़ा दावा किया है उन्होंने कुशवाहा का मुख्यमंत्री बनने का दावा किया, 200 आदमी की भीड़ नहीं जुटा पाए, जबकि 2 महीना से ज्यादा तक वो बिहार का भ्रमण किए जी। और बीजेपी ने दिखाया कि कुशवाहा का सही शुभचिंतक कौन है। सम्राट चौधरी का सिर्फ आप उदाहरण कर लेते हैं, अगर आप उपेंद्र कुशवाहा की बात छोड़ दीजिए, सम्राट चौधरी की बात करते हैं तो उनको न सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनाया बल्कि बीजेपी के बिहार का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। तो बीजेपी ने कहा नहीं, कुशवाहा के लिए करके दिखाया। और कुछ लोग जिनके पास 200, 400, 500 वोट है, 2000, 5000 वोट है, वो अपने आप को उस जाति का नेता बनाने का बात करते हैं, उस जाति का शुभचिंतक होने का बात करते हैं। दलित की जब आप बात कर रहे हैं तो चिराग पासवान पर हम जो, चूंकि लगातार हमने बिहार का हर एरिया में जो घूमे हैं, तो चिराग पासवान से बड़ा दलित नेता कोई है ही नहीं। और कोई आदमी अगर तीसरा इसमें एंट्री मारता है तो वो संभव नहीं है। नहीं, संभव हो सकता है, संभव हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए वक्त है, परिस्थितियां हैं, अभी वर्तमान की हम बात कर रहे हैं 2025 तक। लेकिन वर्तमान में जो दिख रहा है, देखिए आप एक बात समझिए, हम आईपी गुप्ता के कई कार्यक्रमों में मैं खुद उपस्थित रहा हूं, 500,000 लोग उनकी सभा में आ जाते हैं, ठीक है। इन 500,000 लोगों को अगर देखकर, हालांकि उस सभा में आने वाले कई लोग ऐसे होते हैं जो लगभग हर सभा में पहुंचते हैं। जैसे आप अभी देखिए ना भाई, कुर्मी रैली हम लोग ने किया, तेली का किया, जीतन राम मांझी जो रैली किए, लोगों को पता ही नहीं रहता है कि हम किसके लिए जा रहे हैं। आपने देखा जीतन राम मांझी की रैली में कई लोग कहे कि नीतीश कुमार की रैली है जी, और लोग उस जगह का जो लोकल नेता रहता है वह गाड़ी पर कोई प्रलोभन दे करके लोगों को लाता नहीं। इसके अलावा एक और चीज मैं कह रहा हूं कि देखिए हम दलित राजनीति की बात करते हैं, दलितों के हक की बात करते हैं और हम हेलीकॉप्टर से यात्रा करने की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम चर्चा में बने रहें, दिमाग में यही है, हमको मीडिया फुटेज मिलता रहे, हमको जो ऐसा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अगल बगल के कुछ लोगों के द्वारा हमें चढ़ा दिया जाता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन। देखिए आप पिछली बार सिकंदरा से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जमुई का एक पार्ट है सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र, वहां से 7,576 वोट आता है, आपकी जमानत जब्त हो जाती है और आप मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं। तो खैर सभी को अधिकार है, मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बने, और पान समाज का अगर भला होता है उनके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने से तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन मुझे 2-4 चीजों पर घोर आपत्ति है आईपी गुप्ता की। आपत्ति क्या है इस बात की मैं बताना चाहता हूं। देखिए आईपी गुप्ता की जितने भी कार्यक्रम में मैंने गया, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, पान समाज बहुत सीधा साधा भोला भाला मेहनती समाज है। लेकिन पान समाज के लोग जब इकट्ठा होते हैं, मंच पर बोलने की बात आती है, तो आप एक नोटिस करेंगे, हमारे पास उसका फुटेज भी है, कोई मांगेगा तो हम वो भी उपलब्ध करा सकते हैं। लगातार आईपी गुप्ता के द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे समाज में लोगों को मंच पर बोलने की बीमारी है, सभी लोग 10 मिनट बोलना चाहते हैं, जो नहीं बोलते हैं वो नाराज हो जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं। क्या 10 मिनट बोलना जरूरी है? सबकी बात तो आईपी गुप्ता करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि आईपी गुप्ता खुद 45 मिनट से कम नहीं बोलते हैं। देखिए कितने उनकी बातों में विरोधाभास है। खुद 45 मिनट बोलेंगे, दूसरा 5 मिनट भी बोलता है, इनको बेचैनी हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि पान समाज का अगर कार्यक्रम है, पान समाज, जाहिर सी बात है, जो भी संसाधन उपलब्ध होते होंगे पूरे पान समाज या इनके संगठन के द्वारा उपलब्ध किया जाता होगा या आईपी गुप्ता के द्वारा उपलब्ध किया जाता, वो अलग विषय है। लेकिन सिर्फ आईपी गुप्ता की ही जय क्यों? पूरे पान समाज की जय होनी चाहिए। नहीं, पान समाज, देखिए समाज की बात करके समाज का नेता आगे बढ़ता है, समाज वही रह जाता है, समाज वही रह जाता है। आज अगर मैं कह रहा हूं दलितों के सबसे बड़े नेता हैं चिराग पासवान, तो चिराग पासवान भी अगर सांसद बने, नई पार्टी बनाई, टिकट देने की बारी आई, तो उन्होंने भी तो अपने बहनोई को ही पहले टिकट दिया। जीतन राम मांझी ने भी अपने अगर पार्टी बनाई तो अपने बेटा, बहू और समधन तक को विधायक बना दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि पान समाज के 5 बड़े नेता आईपी गुप्ता के अलावा क्या पान समाज बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। बड़ा सवाल है।
नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार ही नहीं करना है। क्योंकि अपना चेहरा चमकाना। जी मैं बता रहा हूं, आईपी गुप्ता का कहना है कि पान समाज 50 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव डालेगा। मैं दावा ठोक के कहता हूं 6 से 7 महीने के बाद में चुनाव हो जाने वाला है, रिजल्ट भी आने वाला है। वो आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके दावा की पुष्टि तो 6-7 महीना बाद ही हो जाएगी कि इनके समाज के कितने लोग इनके साथ हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप पक्ष से बात करें, विपक्ष से बात करें, यादवों में लालू यादव से बड़ा चेहरा कोई माना जाता है क्या? और लालू यादव के पास भी अपनी जाति का पूरा वोट नहीं है। मैं वही बात बता रहा हूं, अब पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी का कहना है कि अगर यादव वोट बैंक सबसे ज्यादा किसी के लिए संगठित है तो आरजेडी और लालू यादव के लिए माई समीकरण। लेकिन आप देख लीजिए कि क्या यादव और मुसलमान भी पूरी तरीके से क्या उसका वोट प्राप्त हो पाता है? बीजेपी में दूसरे जो है यादव नेता, उनका नहीं है जनाधार। रामकृपाल यादव, अगर सीधे आप पटना की बात कर लीजिए तो उनका जो जनाधार है किस यादव का होता है? नंदकिशोर यादव, विधानसभा अध्यक्ष। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, दूसरी बात मैंने आपको बताया कि दूसरों की जय नहीं होती है इनके कार्यक्रम में, सिर्फ आईपी गुप्ता की जय होती है। मेरे सरकार आए हैं, हाँ, इस सरकार के साथ में और कोई सरकार नहीं है, लेकिन इनके सरकार आए हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावा तीसरी बात, ये जो घूम घूम के कार्यक्रम किया जा रहा है, हमने शुरू में बोला कि हम भी इनके कार्यक्रम में गए और नजदीक से बहुत सारी चीजों को देखा, लोगों को संगठित कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पान समाज का भला हो, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, पान समाज का भला हो। लेकिन आप किसी को भ्रम में नहीं डालें। नहीं, दूसरी बात मैं आपको फिर आगे बताता हूं। क्या कारण है कि ये जातिगत रैलियां, ये सम्मेलन सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव के समय ही किया जाता है, अपना चेहरा चमकाने के लिए? देखिए, सिकंदरा से ही खड़े हुए थे, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सुरक्षित क्षेत्र है। अब पान समाज ईबीसी में आ गया है, इनको पता चल गया कि सिकंदरा से अब हम नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो अब ये लगातार, अब किस पार्टी के उकसावे, पान समाज मुख्यतः वोटर माना जाता है एनडीए का। अब जाकर पता करें, ये समाज मुख्यतः वोटर माना जाता है एनडीए का। अब आईपी गुप्ता के नेतृत्व में, मैं फिर कह रहा हूं, आईपी गुप्ता के नेतृत्व में, पान समाज के नेतृत्व में नहीं, आईपी गुप्ता के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया जा रहा है जिसको पान हाको रथ हम पान है, और इसमें पान समाज को इकट्ठा करने की बात की जाती है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि 50 विधानसभा क्षेत्र की इन्होंने बात की है। क्या ये बता सकते हैं किसी 10 ऐसे विधानसभा क्षेत्र का नाम जहां पर पान समाज के दम पर ये जीत सकते हैं? यहां सिर्फ और सिर्फ दूसरी जातियों को, दूसरे पार्टियों को दिखाना है कि हम भी पावरफुल हैं, हमें टिकट दो, हमें विधायक बनाओ, हमें मंत्री बनाओ, ताकि हमारा समाज आपके साथ आ सके। एक सवाल और उठता है, आप तो लगातार फील्ड में रहते हैं, खास करके जदयू, राजद, बीजेपी, उन के ऑफिस में, इन तमाम जो ऑफिसेस हैं, इसमें इतना दिन जो ये लगातार आंदोलन जो कर रहे हैं 4-5 महीना से, मधुबनी से लेकर के, मोतिहारी से लेकर के मुजफ्फरपुर, कई जिलों में उन्होंने किया है, इसकी कहीं चर्चा होती है? अरे प्रशांत किशोर का तो चर्चा नहीं होता है। प्रशांत किशोर से बड़ा नेता है आईपी गुप्ता, प्रशांत किशोर से बड़ा संगठन है आईपी गुप्ता के पास में। प्रशांत किशोर का कोई चर्चा नहीं करता है, वोट कटवा करता है, बीजेपी का एजेंट उनको बोला जाता है। हालांकि हम बीजेपी का एजेंट प्रशांत किशोर को नहीं बोल रहे, लेकिन लगातार आप सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उनको भाजपा का एजेंट बोलता है। जदयू के लोग भी बीजेपी का बी टीम कहते हैं, आरजेडी लगातार कहता है। तो प्रशांत किशोर के पास में जितना पैसा है, देखिए आईपी गुप्ता भी बड़े पैसे वाले लोग हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के पास जितना पैसा है कि आईपी गुप्ता, और जो संगठन है, और प्रशांत किशोर के पास में जो संगठन है, जो पुराना अनुभव है, कि आईपी गुप्ता के पास में होगा। देखिए, आईपी गुप्ता को दलितों का नेता नहीं बनना है, आईपी गुप्ता को पान समाज को खड़ा नहीं करना है, आईपी गुप्ता को पान समाज के बहाने अपने आप को खड़ा करना। देखिए, एक बड़ा सवाल है दर्शकों के लिए, हमने शुरू में कहा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा। प्रशांत किशोर कहा जाता है कि देश के सबसे बड़े रणनीतिकार, 10 से 12 राज्यों में मुख्यमंत्री बनवाया, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को चमकाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। सुशासन की जो तस्वीर प्रकट की, सुशासन की जो तस्वीर सामने लगाया था कि प्रशांत किशोर ने, उसमें जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कमजोर हो गए थे तो इन्होंने उनको मजबूत किया। वैसे में जब प्रशांत को लगा कि जब हम दूसरों के लिए काम कर सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं, और जब वो राज
राजनीति में आया, अपनी पार्टी बनाई और हमने लगातार ये कहा कि जब 4 जगह विधानसभा का जब उपचुनाव हो रहा था उसमें प्रशांत किशोर एंट्री मारे, बड़ी बड़ी बातें थी कि 4 सीटों पर जीतेंगे। हमने उस समय कहा तो हमको कहा गया कि हमारे विरोध में खबर दिखाते हैं, हम 4 सीट जीतेंगे, आप देखिएगा। और तरारी से लेकर के सभी सीटों पर हमने दावा कर दिया था कि कितना आएगा और हमारी खबर पर मुहर लग गई जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया। तो वैसे में बड़ा सवाल है कि जब प्रशांत किशोर जितना बड़ा संगठन वाला व्यक्ति, कहा जाता है कि अरबों के हैं मालिक, एक राज्य में चुनाव कराते हैं तो 400 से 500 करोड़ रुपया उनका फी है, जब प्रशांत किशोर को बिहार की जनता ने नकार दिया और यहाँ सीधा गठबंधन है, हमारी जहां तक समझ है कि महागठबंधन और एनडीए, और इन दोनों के पास अपना अपना खास जातियों का जो वोट बैंक है उसमें बिखराव नहीं हो सकता। कुशवाहा का भी अगर कोई सबसे बड़ा शुभचिंतक अभी है तो आपको हमने आंकड़ों के साथ समझाया कि बीजेपी है, जिस प्रकार से यादव मुसलमान लालू प्रसाद यादव के साथ हैं, और इस बार कहा जा रहा है कि कुछ सवर्ण वोट भी चला जाएगा आरजेडी के साथ। तो सीधी टक्कर जो है वह महागठबंधन में है और एनडीए में। तीसरा तो कोई नजर ही नहीं आ रहा बिहार में। तीसरा अगर कोई थोड़ा बहुत नजर भी आ रहा है तो प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं, जो वोट कटवा की स्थिति में रहेंगे। कम से कम हर सीट पर 5,000 10,000 उनको वोट आएगा जी, वोट कटवा की स्थिति में रहेंगे। और देखिए प्रशांत किशोर तो खैर 2025 की लड़ाई लड़ भी नहीं रहे हैं, वो 30 की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन रहा सवाल हमारा पान समाज पर और आईपी गुप्ता पर, तो जिस प्रकार से पान समाज को आईपी गुप्ता लेकर चल रहे हैं अपने नेतृत्व में, मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ एक व्यक्ति के आगे बढ़ने से पूरा समाज आगे बढ़ेगा। आईपी गुप्ता को चाहिए कि अपने साथ 5 से 10 लोगों की टीम बनाएं, उन लोगों को आगे बढ़ाएं। अगर इनके अंदर में वो भावना है कि हम अपने समाज का भला करना है, तो क्यों नहीं आईपी गुप्ता अपने साथ साथ 5-10 वैसे लोगों का नाम आगे बढ़ाते हैं जिनको हम विधानसभा चुनाव लड़वाएंगे, जिनकी बात हो। और अब तो तैयारी करने का समय आ गया। अब तो तैयारी करने का समय आ गया। आप इलेक्शन के 5 या 10 दिन पहले कैंडिडेट का नाम का फैसला नहीं कर सकते हैं। आपको सार्वजनिक रूप से उन 5-10 लोगों का नाम आगे बढ़ाना चाहिए कि हम भी चाहते हैं कि ये लोग विधानसभा का चुनाव लड़ें और जनता का आशीर्वाद मिले। देखिए सिर्फ एक जाति के भरोसे कभी कुछ नहीं हो सकता। आज के समय में जिस प्रकार का पार्टी है, किसी भी व्यक्ति का किसी भी एक जाति पर पूर्णतः वर्चस्व नहीं रह सकता है, चाहे वो सवर्ण हो, ओबीसी हो या SC ST हो, EBC हो। तो उसी प्रकार से मैं पान समाज के लोगों को भी कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके समाज के चंद्रहास चौपाल के बाद में और भी विधायक बने, हालांकि उन लोगों को तो ये भी कहना है कि चंद्रहास चौपाल पान समाज के हैं ही नहीं। देखिए सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो आपका नहीं है आप उसको अपना बना रहे हो, और जो है उसको अपना नहीं बना रहे हो। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी भावना है कि हम अपने लोगों को जो जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई हमारा तो कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आप गलत जानकारी दे रहे हैं ना। फिर तो झूठ तो बोला जा रहा है, लगातार झूठ बोला जा रहा है। विधायक तो है लेकिन चूंकि वो आरजेडी में है इसलिए आप कबूल नहीं कर पा रहे हो। देखिए सबसे बड़ी बात उसके अलावा क्या है, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने जब दलित और महादलित की रचना की थी तो उस समय लगातार विरोध हुआ था इन सारी बातों का। अभी आपने देखा होगा दलितों में क्रीमी लेयर की भी बात हुई थी। तो हमारा कहना है कि आप दलित समाज में अगर पान समाज का एक अलग कैटेगरी बना रहे हैं तो आप बाकी दलित समाज से पान समाज को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप तो एकता में और छेद कर रहे हैं। हमारा कहना है कि पान समाज अगर दलित समाज में आगे आता है अच्छी बात है, अगर सम्मिलित भी होता है अच्छी बात है। लेकिन आप जिस तरीके से बार बार पान 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 कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि पान समाज बाकी दलित समाज का विरोधी के तौर पर जाना जाए, आपकी आईपी गुप्ता राजनीति चमक जाए लेकिन पान समाज जो है वो हाशिए पर चला जाए। क्या पान समाज दलितों का एक अंग है? आप कहते हैं, लेकिन लगातार सिर्फ पान की चर्चा करना, पान की बात करना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पान समाज के लिए घातक होगा, आईपी गुप्ता के लिए लाभकारी हो जाए ये अलग विषय। क्योंकि दलित जो अभी हैं उनको तो टेंशन होगा कि भाई हमारा जो आरक्षण का लाभ है उसमें ये लोग आ गए। उसमें 22 लाख की आबादी है, 2 सरकार के हिसाब से 2 के आसपास में 2 कुछ प्रतिशत है आबादी इन लोगों का। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर 22 लाख में, चलिए एक क्षण के लिए हम मान ही लिया आईपी गुप्ता का ही दावा सच्चा है, हालांकि आप समझ सकते हैं कहां सरकारी आंकड़ा 22 लाख है, कहां इन लोग का आंकड़ा 80 लाख है, तो तकरीबन 22 लाख का हो गया करीबन 7-8%, 4 गुना। कुछ लोग इन लोग को चढ़ा, तो मान लीजिए कि 8-9% आगे आ जाएगा तो बाकी दलित समाज का आदमी विरोध नहीं करेगा, वो तो कहेगा ना कि मेरा हक मारने के लिए लोग आया है। आप अपनी सही तस्वीर पेश करें ताकि बाकी दलित समाज के अंदर में बेचैनी और छटपटाहट नहीं हो, बाकी दलित समाज को यह न महसूस हो कि हमारे नौकरी और हमारे रोजगार में सेंध मारने का प्रयास इस समाज के द्वारा किया जा रहा है। तो आपने देखा 50 सीटों पर आईपी गुप्ता का दावा है, और सबसे बड़ा जो दावा है कि जेपी आंदोलन जिसकी आज भी दुहाई दी जाती है
जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ देंगे, ऐसा आईपी गुप्ता ने कैमरे पर दावा किया है। और हमारा सीधा कहना है कि पान समाज का कोई नेता, कोई प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं है, ऐसा उन लोगों का कहना है। लेकिन आपको हमने नाम भी बताया कि सिंहेश्वर से आरजेडी के जो विधायक हैं चंद्रराज चौपाल, वो पान समाज के ही हैं। वैसे में पान समाज की जो बातों को लेकर के चल रहे हैं, दलित होने की बात करते हैं, दलितों का नेता होने की बात करते हैं, दलित में कैटेगरी में शामिल कराने की बात कर रहे हैं, जो पहले कभी था और आज ईबीसी में आ गया और उसको फिर से अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए जो दौर कर रहे हैं। वैसे में सीधे तौर पर आपको हमने बता दिया कि दलितों का नेता कौन है। चिराग पासवान से बड़ा, जीतन राम मांझी से बड़ा बिहार में कोई नेता नहीं है। तो क्या आईपी गुप्ता अपने लोगों के साथ छल कर रहे हैं, उनको गलत जानकारी दे रहे हैं? क्योंकि हमारी बातों की सत्यता आप स्वयं नापिए कि एक सीधा सा उदाहरण जो है, चंद्रराज चौपाल क्या पान समाज के व्यक्ति हैं या नहीं। दूसरी बात कि 13 अप्रैल को जो दावा किया जा रहा है कि पूरा गांधी मैदान भर दिया जाएगा, 13 अप्रैल को 13 लाख लोग आएंगे, इस दावे को भी कसौटी पर हम कसेंगे। उस दिन की भी आपको सारी तस्वीर, लाइव तस्वीरें दिखाएंगे और आईपी गुप्ता की कितनी ताकत है, उस दिन पटना में कितनी भीड़ जुटती है, वो तमाम चीज आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बैग से।